Okay, let's start physics class. I hope voice is clear and video is clear. तो फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ रहे हैं, जो कि वर्क एनर्जी पावर। और वर्क एनर्जी पावर में वर्क को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ डी कॉस थीटा, तो उससे हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं। अब लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि सबसे पहले हमने एक देखा कि जो जितना वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ उसके नेगेटिव के बराबर है, या फिर जितना वर्क किया गया वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है उसके बराबर है। तो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के तो नेगेटिव के बराबर, और वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी के पॉजिटिव के बराबर है ना। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसके तो नेगेटिव के बराबर, और चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है उसके पॉजिटिव के बराबर है। अब दोनों को इक्वल किया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 आ जाता है। और यहाँ से एक बहुत ही प्यारा रिलेशन बनता है जिसमें अपन क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी जो किसी पोजीशन की वजह से, कोई स्थान है, कोई जगह है, उसकी वजह से जो उसके पास एनर्जी है। तो इन दोनों का जो समेशन होता है, जो एडिशन होता है, वो कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लॉ आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि किसी भी बॉडी को अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स में मूव करवाते हैं, उसको चलाते हैं, तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, जो कि क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो समेशन है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। और इसके हमने क्वेश्चंस करने शुरू किए थे, यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या था, उसके क्वेश्चंस अपन ने करने शुरू किए थे। तो लेट मी टेक व्हाइट बोर्ड, नाउ वी विल स्टडी फॉरवर्ड। तो जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर होती है। किसके लिए, अगर मान लो कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, तो इस तरह के फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये जो है, ये टर्म हो गई मैकेनिकल एनर्जी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल हो गई, और ये टर्म हो गई मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं इस केस में। तो कैसे होता है, किस तरह के सवाल बनते हैं, तो हमने सवाल करना शुरू किया था। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया था, स्प्रिंग में ब्लॉक आगे पीछे मूव करता है, स्प्रिंग में कंप्रेशन होता है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर होती है। कोई जमीन से ऊपर ब्लॉक है, उस ब्लॉक को छोड़ा तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, जब छोड़ा तो नीचे आया तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी आई, उस वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जमीन पे आता है तो कुछ और ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है उसके पास। तो ये सारा क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जब नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल समेशन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन इन्वॉल्व है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक ब्लॉक लिया, मान लीजिए इस तरह से एक कोई ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक का कोई वेलोसिटी है इनिशियली, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और ब्लॉक एक रफ प्लेन पे मौजूद है। एक कोई रफ प्लेन है यहाँ पे, उस पे रखा हुआ है, ये रफ है, रफ हो गया यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है, ये रफ है यानी कि फ्रिक्शन मौजूद है, थोड़ा सा घर्षण है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा।
और उस फ्रिक्शन के लिए जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू, ये दे रखा है 0.2। ये क्या है? फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है। देखो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या होता है? फ्रिक्शन को मेजर करने का कॉफिशिएंट होता है। तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 0.2 है। और इस ब्लॉक का जो मास है वो कोई दे रखा है 2 kg का। 2 kg मास का ब्लॉक है। अब सवाल ये है कि जब इसको 10 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा, फेंका, तो जब ये जाएगा आगे तो डेफिनेटली कोई एक जगह आएगी ऐसी जहां पे ये रुक जाएगा, है ना, स्टॉप हो जाएगा ना। हमेशा तो नहीं चलता रहेगा, एक जगह आएगी वहां पे ये रुक जाएगा, है ना। तो जब रुकेगा तो एक समय आएगा जब ये यहां से यहां के रुक जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि इस दौरान ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतनी। तो उस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल है इसका, है ना। जैसे मैं किसी भी ब्लॉक को फेंकूं, जैसे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे टेबल में फेंक रहा हूँ तो थोड़ी देर जाके रुक गया ना ये, ऐसे इनिशियली कुछ वेलोसिटी दी लेकिन थोड़ी देर बाद जाके रुक गया। मान लो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू हो 10 मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रखा हो रफ है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.2 है, तो कितनी डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा, ये हमें निकालना है। तो सॉल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे बताओगे कोई? हम्म क्या किया जाना चाहिए इसमें? सॉल्यूशन को समझिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स लगा देते हैं। एक तो फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं हम इस पे कितना लग रहा है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा पीछे की ओर, और उस F की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एम जी के बराबर होगी, है ना। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू म्यू एम जी। इस फॉर्मूले से हमारा फ्रिक्शन फोर्स आता है। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन जो आएगा, क्योंकि मूव कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू तो हो गया 0.2, ठीक है। 0.2 तो है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। मास कितना है? 2 kg का है, तो m हो गया 2 kg का, और g हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 2 यानी 10 से 10 यानी कि 4 न्यूटन आ जाएगी पीछे की ओर, ठीक है। तो पीछे की ओर फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 4 न्यूटन का लग रहा है यहाँ पे। और आगे की ओर वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट को ही मान लीजिए डी हो गया। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन अपन को फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? ये तो हो जाएगी हाफ कोई एम वी स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना। जब ब्लॉक रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? कोई हाफ एम वी स्क्वायर होगी। अभी जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम्स पढ़ी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि जो वर्क होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है उसके इक्वल होता है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये वर्क किसकी वजह से आएगा? फ्रिक्शन के कारण। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वर्क करेगा। और ये कहाँ से आएगा? जो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, जो वेलोसिटी की वजह से चेंज आएगा। तो ये डेल्टा के ई को क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं। जो चेंज है डेल्टा के ई है, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। और ये वर्क कहाँ से आने वाला है? फ्रिक्शन से आने वाला है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल की वैल्यू अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो क्या है? जीरो है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम। एम कितना हो गया? 2 kg इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है? 10 का होल स्क्वायर है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या माइनस में 100 जूल नहीं आ जाएगा? यहाँ पे देखो जीरो तो कुछ काम नहीं आया, और ये कितना आ जाएगा? माइनस में 2 से 2 कैंसिल, 100 जूल आ गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। ये क्या आया है? माइनस में 100 जूल क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो फ्रिक्शन की वजह से वर्क निकालना है, तो वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है।
या फिर एफ डी कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं वर्क के लिए। तो देखो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो कितना है, 4 न्यूटन का है, अभी निकाला हमने। डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, डी ले लिया। कॉस थीटा, थीटा देखो अब कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे की ओर है 4 न्यूटन का, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की ओर है, डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। तो कॉस 180 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस में 1 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखो वर्क कितना हो जाएगा, 4 इंटू डी इंटू माइनस में 1, यानी कि W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 4D हो जाएगा। लेकिन वर्क और एनर्जी तो क्या है, बराबर है, वर्क और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो वर्क तो कितना हो गया, माइनस में 4D, और यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया, माइनस में 100 जूल। क्यों, क्योंकि वर्क जो है वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो वर्क तो इस तरीके से निकाला, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा से, तो माइनस में 4D आया। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकाला, जो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस में 100 जूल आया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/4 आ जाएगी, जो कितनी आ जाएगी, 25 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, जूल कहाँ गया, देखो जूल कहाँ गया। जूल में जब 4 न्यूटन का डिवाइड करोगे ना, जूल अपॉन न्यूटन करोगे, तो जूल अपॉन न्यूटन क्या होगा, क्योंकि जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर, मीटर बच जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 25 मीटर, ये आंसर हमारा आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये सवाल किया जाएगा। ओके, तो क्या किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज किया है। और देखो सवाल, और थोड़ा मैं मुश्किल सवाल की तरफ लेता हूं। जैसे मान लो एक कोई आपका इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, उस इंक्लाइन प्लेन पे हम लेते हैं सवाल। एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगी हुई है, मान लो इस तरह से, ये कोई रिजिड एंड है, और ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे, ठीक है। इस स्प्रिंग पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक फट्टा है इस स्प्रिंग पे, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है कोई K, और ये एंगल है यहाँ पे थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है। यहाँ से कोई M मास का ब्लॉक हमने लिया, और इसको यहाँ पे स्लाइड कराया, फिसलाया, ठीक है। ये M मास का ब्लॉक है, इसको फिसलाया, और ये हाइट दे रखी है मान लो h, ये बात समझ में, ये एक h हाइट दे रखी है, या फिर h हाइट इसको ना लेते हुए यहाँ से जो लेंथ दे रखी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की L लेंथ दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक। तो सवाल ये है कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो u0 है, इनिशियली इसको छोड़ा, जब हम इस ब्लॉक को छोड़ेंगे इनिशियल 0 वेलोसिटी से, तो ये डेफिनेटली ब्लॉक नीचे की ओर आएगा, है ना। एक ये ब्लॉक जो है नीचे की ओर आएगा, किसी वेलोसिटी से नीचे की ओर आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब देखो इसकी वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा ना, स्प्रिंग कंप्रेस करेगी, क्योंकि ये फटा लगा हुआ है, ये ब्लॉक आएगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। तो सवाल ये है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा, के एल थीटा और जी की टर्म्स में। नीचे की ओर जी लग रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। तो सवाल ये है कि जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को टच करेगा, टच करने के बाद में स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन आएगा, तो उस कंप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी compression in spring। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा, स्प्रिंग में कितना, स्प्रिंग कितने अमाउंट से मान लो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। तो ये सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें फिजिक्स के बहुत सारे फंडे जो है क्लियर हो जाते हैं। अब देखो इस सवाल को अगर करना है, तो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे हम, वही
एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके पास। देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। अब यहाँ से फिर नीचे जाएगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, वापस इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। ये तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से, है ना। जो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो क्या क्रिएट करेगा, कोई काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्रिएट करेगा। या फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया यहाँ से यहाँ तक वाला, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी इस ब्लॉक में, मैं यहाँ पे देखो ब्लॉक ले सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे देखो जब ब्लॉक आएगा तो ब्लैक जब कंप्रेस होगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो जो मैकेनिज्म हो रहा है पूरा का पूरा, क्या हो रहा है वापस बताएं। देखो यहाँ से यहाँ तक आया, मान लो इस जगह से वो इस जगह तक आया, कौन आया, ये ब्लॉक आया यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में हाइट चेंज हो रही है, ग्रेविटी के फील्ड यहाँ पे ग्रेविटेशन की वजह से तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ग्रेविटेशन के केस में क्या हो रहा है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो इसे क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी देगी। अब यहाँ पे जब ब्लॉक आएगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। या फिर हम इसको काइनेटिक एनर्जी को बीच वाले को पूरे को हटा दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो चेंज इन ग्रेविटेशन एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से चेंज हुई है, ग्रेविटी की वजह से वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग के बराबर हो जाएगी। जो हमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ग्रेविटेशन फील्ड में होगा, देखो मैंने बताया था कि जब कोई ब्लॉक ऊपर से नीचे की ओर आता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती है, लॉस होता है। और जब कोई ब्लॉक नीचे से ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो यहाँ से ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा यहाँ पे देखो ग्रेविटी के केस में तो जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस स्प्रिंग के केस में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये तो हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और ये हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। अब देखो इस पोजीशन पे जब स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का जो कोई, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इस केस में स्प्रिंग का जो एक्स है, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। कोई एक्सटेंशन स्प्रिंग में नहीं है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। जब मान लो कंप्रेस हो जाएगी तो स्प्रिंग मान लो इस तरह से कंप्रेस हो जाती है इस केस में, तो स्प्रिंग में मान लीजिए कोई एक्स कंप्रेशन आ गया, कितना आ गया स्प्रिंग में कंप्रेशन, एक्स का आ गया। तो जो चेंज इन काइनेट पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ के इंटू जीरो का स्क्वायर, यानी कि वो तो क्या होगी, पूरी की पूरी जीरो हो गई। यानी कि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया उसको देखते हैं। देखो एल ये लेंथ है और एक्स ये लेंथ है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में निकाल जो चेंज आया उसको निकालने के लिए थोड़ा सा हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको समझिए। यहां पे देखो दो लेंथ हो गई, एक तो वो चला है एल लेंथ यहां से यहां तक, ठीक है, और एक ब्लॉक चला है एक्स लेंथ यहां से यहां तक, चला या नहीं चला बताओ। जो ब्लॉक है हमारा यहाँ पे, हमने जो इसको चलाया है, तो ये ब्लॉक कितना लेंथ चला है, एक तो एक्स लेंथ चला है
और एक एक्स लेंथ चला, एक एल लेंथ चला और एक एक्स लेंथ चला है ना, और ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये भी एंगल कितना है, थीटा है। लेकिन इस लेंथ का तो कोई रोल नहीं है, जो रोल होगा मेन तो वो तो हाइट का होता है ना, यहां से यहां तक की जो हाइट है मेन रोल तो उसका है या नहीं है, यहां से यहां तक की हाइट का। जैसे अपन जब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो कितना होगा, एम जी एच होता है ना, एम जी एच फाइनल माइनस एम जी एच इनिशियल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एम जी डेल्टा ऑफ एच निकल सकते हैं, यानी कि एम जी का जब मल्टीप्लाई में हाइट में जो चेंज आया है उसके इक्वल कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। अब देखो ये जो है यहां से यहां तक मान लो हो गया कोई डेल्टा एच, हो जाएगा डेल्टा एच। अब इस डेल्टा एच की देखो वैल्यू क्या होगी, ये एल है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को दिखा देता हूँ। एक तो लेंथ देखोगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये तो होगी एल साइन थीटा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स साइन थीटा जाएगी। ये तो है एल साइन थीटा और ये क्या हो जाएगी, एक्स साइन थीटा हो जाएगी। यानी कि जो हाइट में चेंज आया वो कितना आया, एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा। कैसे किया ये देखो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो वैसे भी थीटा की डायरेक्शन में एल कॉस थीटा होता है और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है एल साइन थीटा। तो ये एक्स है, यहां से लेके ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा। तो डेल्टा एच क्या हो गया, एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ड्यू टू ग्रेविटी आया उसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, ये आ जाएगी एम जी इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या हो गया, एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन थीटा आ जाएगा। ये आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या बराबर नहीं होगी, हमने बराबर किया कि ग्रेविटेशन में जो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। इसको बीच में से हमने काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को रखा ही नहीं हमने, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया ग्रेविटी की वजह से, वही चेंज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, उसके बराबर कर दिया। तो हम जब बराबर कर देते हैं एम जी इंटू एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा इधर 2 एम जी एल साइन थीटा प्लस 2 एम जी एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। मैंने 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एम जी को अंदर भेज दिया, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी के एक्स स्क्वायर माइनस में 2 एम जी एक्स साइन थीटा माइनस में 2 एम जी एल साइन थीटा बराबर 0। ये इक्वेशन बन जाएगी, बनेगी या नहीं बनेगी बताओ। ये इक्वेशन बन जाएगी के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एम जी एक्स साइन थीटा माइनस में 2 एम जी एल साइन थीटा। अब ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा मेन टारगेट क्या है, एक्स निकालना है ना, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ। यानी कि इस इक्वेशन में जब हम एक्स के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए एम की टर्म्स में, जी की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में, है ना, के की टर्म्स में। तो अब x के लिए सॉल्व करने के लिए कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो श्रीधराचार्य एक इक्वेशन होती है, x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस इक्वेशन से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके रूट निकाले जा सकते हैं, यानी कि उसके लिए x की वैल्यूज को निकाला जा सकता है।
अब अपने पास जो इक्वेशन आई है वो आई है के एक्स स्क्वायर माइनस टू एम जी एक्स साइन थीटा माइनस टू एम जी एल साइन थीटा। तो अपने पास इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस में टू एम जी एक्स साइन थीटा माइनस में टू एम जी एल साइन थीटा बराबर 0। ये इक्वेशन अपने पास आई है। अब देखो ए तो हो गया के और बी क्या हो जाएगा, टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा, या फिर मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि हमें जो हमारी मेन इक्वेशन है इस तरह से कुछ दिखाई दे ये। तो ये इक्वेशन हो जाएगी के एक्स स्क्वायर माइनस में टू एम जी साइन थीटा इंटू हो जाएगा एक्स माइनस में टू एम जी साइन थीटा, या फिर टू एम जी एल साइन थीटा ले लेते हैं, टू एम जी एल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास k जो है वो तो क्या हो जाएगा a, एम जी साइन थीटा, टू एम जी साइन थीटा ये तो हो जाएगा b, और टू एम जी एल साइन थीटा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस में b यानी कि माइनस ऑफ माइनस टू एम जी साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस में टू एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी, फोर ए कितना है हमारा, के है, फोर ए सी कितना हो गया, माइनस में टू एम जी एल साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। तो टू इंटू ए कितना है वापस, के हो जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस किया तो ये प्लस का टू एम जी साइन थीटा। अब देखो ये प्लस का और एक माइनस का है, दो रूट आएंगे, एक तो प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, और अंडर रूट में आ जाएगा टू एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, माइनस टू एम, माइनस देख क्या है कि ये माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस को हटा सकते हैं। तो फिर सर स्क्वायर तो अभी तक करा नहीं, किया नहीं, लेकिन मैंने माइनस को हटा दिया। जैसे माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन होता है, तो उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस एट एम जी के एल साइन थीटा रूट में डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो ये x का कितना बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो एक बार तो प्लस का रूट ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे, लेकिन माइनस वाले में दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे आप देखो टू एम जी साइन थीटा है, ये मान लो कोई क्वांटिटी है 8, 8 में से घटाता हूं मैं 8 का स्क्वायर प्लस समथिंग, तो ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा ही होगी। यानी कि अगर ये माइनस लेता हूं, अगर मैं माइनस लूंगा तो उस केस में x की वैल्यू क्या नेगेटिव नहीं आएगी। अगर इफ माइनस लिया जाता है तो x की क्वांटिटी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी का रूट में क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसके साथ कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो इसका ओवरऑल रूट जो आएगा ये इस क्वांटिटी से ज्यादा होगा। तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो ये पूरी ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, जो x की वैल्यू क्या दे देगी, नेगेटिव। अब x नेगेटिव तो क्या है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में नेगेटिव कंप्रेशन कुछ हो सकता है क्या, कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव कंप्रेशन तो एक हाइपोथेटिकल चीज हो गया, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ओनली जो पॉजिटिव सिंबल है यहाँ पे वो क्या दे देगा, हमें एक्स पॉजिटिव दे देगा, तो यही पॉसिबल हो पाएगा। तो ये पॉसिबल हो पाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना जाएगा, x इज इक्वल टू टू एम जी साइन थीटा प्लस रूट में टू एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एट एम जी के एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय
2k। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस तरह से। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, पूरा आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। शुरू से समझिए क्या हुआ था। हालांकि था सिंपल एनालॉजी है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ये एक ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पे, उसको छोड़ा इनिशियल वेलोसिटी 0 से। जब वो नीचे आएगा तो कोई मान लो एल लेंथ कवर करता है, एल लेंथ कवर करेगा तो इस स्प्रिंग पे आएगा। यहाँ पे जब आएगा तो इस ब्लॉक के पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन एक्स आएगा। तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन एक्स आया है उसकी वैल्यू क्या होगी जब ये ब्लॉक फाइनली यहाँ पे रुक जाएगा। तो सारी की सारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, पहले तो काइनेटिक एनर्जी में, और जो भी काइनेटिक एनर्जी की वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें चेक करना है कि भाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, यानी कि हाइट देखेंगे पहले तो कि यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हुई। तो ये कितनी आई, एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, एम जी एल साइन थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। ये तो चेंज इन हाइट ड्यू टू ब्लॉक हो गई। और यहाँ पे फिर स्प्रिंग में जो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में वो कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं मैंने बेसिक में बताए हैं वैसे। और वो कैसे आते हैं, अगर मान लो कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसके रूट निकालने हैं तो कैसे आते हैं, सिद्धार्थाचार्य नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया था x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये सारी कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा एनालिटिकल भी रहना पड़ेगा कि कौन सा रूट पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो ये माइनस वाला साइन यूज करते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्लस वाला साइन करेंगे वो पॉसिबल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है। बताओ समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें एक सवाल के अंदर हमें साइंस की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती है। बहुत कुछ इसमें एक सवाल के अंदर ही आ जाता है, समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो एक आसान क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लो कि ऐसा ही मैं इंक्लाइन प्लेन लेता हूं, एक मान लो इंक्लाइन प्लेन लिया इस तरह से, ये इंक्लाइन प्लेन है मान लो ऐसा कोई, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है, ये एंगल मान लो है 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कोई दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, सवाल ये है कि मान लो यहाँ से कोई ब्लॉक जो है उसको छोड़ा, यहाँ से कोई ब्लॉक लिया उसको छोड़ा, इस ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा। मान लो इनिशियली इसका वेलोसिटी u 0 था, तो जब ये जमीन पे पहुंचेगा यही ब्लॉक सेम, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और इसका मास जो है नहीं दे रखा मान लो। ठीक है, मान लीजिए मास इसका m है, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक when it reaches to bottom। तब ये जब नीचे की ओर आएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें भी देखो हम काइनेटिक एनर्जी चेंज पोटेंशियल एनर्जी वाला फंडा ही अपनाएंगे। तो इसमें भी देखो लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये हम फॉर्मूला काम में लेंगे लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो कितनी है, 0 है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मान लो मैं यहां से इसको रेफरेंस ले लेता हूं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली, तो यहां से मान लो ये हाइट h है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, मान लो mgh हो जाएगी यहाँ पे। अब काइनेटिक एनर्जी जब ब्लॉक मान लो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आने पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाती है कोई हाफ mv²। मान लो हाफ mv² उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी ले ली, हाफ mv² ले ली, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी ले ली, क्योंकि इस प्लेन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहे हैं, तो ये ले ली मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। अब देखो इस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 20 है ये 30 है, तो ये 20 sin 30 हो जाएगा। इस हाइट की वैल्यू जो होगी यहाँ पे ये हो जाएगी 20 sin 30, तो ये कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ तो होती है 20 cos 30 और ये हो जाती है 20 sin 30, तो वो वैल्यू कितनी आई 10 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एम जी इंटू एच की वैल्यू आ गई 10 और ये हो जाएगा हाफ mv², m से m कैंसिल और g की वैल्यू भी 10 रख देते हैं, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू v²। तो v की वैल्यू हो जाएगी रूट में 100 इंटू 2 यानी कि रूट में 200, या फिर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा इस सवाल का। कितनी आई वेलोसिटी यहाँ पे, यही तो सवाल था, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस बॉटम। जब ये नीचे पहुंच जाएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी, वेग क्या होगा, तो कितना आ गया वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आंसर आ गया इसका। हेलो समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आंसर निकालते हैं ऐसे सवालों का, और इसमें मैं प्योरली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने इस पॉइंट पे 0 लिया है, तो इस पॉइंट पे 0 लेने का कारण क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है, इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई हमें रेफरेंस मानना पड़ता है। और मान लो मैंने ये बॉटम वाला जो प्लेन है या बॉटम लेवल जो है उसको क्या मान लिया, 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला लेवल मान लिया। आई बात समझ में। तो इस तरह से वर्क एनर्जी के जो थ्योरम है उसके सवाल हो जाते हैं। जैसे पहला सवाल हमने ये किया, ठीक है, इस पर ये ब्लॉक है उसको 10 मीटर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे दी, तो कितनी देर बाद जाके रुकेगा। फिर हमने एक स्प्रिंग वाला सवाल किया जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और फिर फाइनल सवाल हमने ये किया जो आसान है, लेकिन उसमें हमें वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। तो ये सवाल मैंने यहाँ पे करवाया। आई बात समझ में। तो अभी आज की क्लास का वैसे टाइम हो गया है, तो आज की क्लास के लिए अपन इतना